हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़ा वेदर और हेवी रेनिंग की वजह से मॉर्निंग में कुछ प्रॉब्लम हुई। मतलब बैच लिए थे लेकिन कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो अपना टॉपिक भी थोड़ा सा ही बचा था कल का, इसलिए फिर आज यूट्यूब में ले रहा हूँ। ठीक है। सो एक्चुअली हमने स्टार्ट किया था चार्ट डिसीज़ का, जिसमें हमने कल देखे थे 6 वायरल डिसीज़, 3 बैक्टीरियल डिसीज़ एंड नाउ लास्ट 2। और जो थोड़े बहुत बीच में 1-2 पॉइंट बचे हैं, वो आज ये वीडियो में लेके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ओके। सो नेक्स्ट दिया है आपको प्रोटोजोअल डिसीज। नाउ प्रोटोजोआ मीन्स क्या? सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जनरली यूनिसेलुलर इसमें मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या माइक्रोब जो दुनिया में सबसे पहले आए थे। मतलब जब अर्थ बनी एंड लिविंग थिंग्स बनने शुरू हुए तो सबसे पहले आने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, जो तब भी थे और आज भी है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें इवोल्यूशन हुआ है, चेंज हुआ है, लेकिन आज भी वो हमको डिसीज़ कॉज करते हैं या कॉज कर सकते हैं। सो दे ऑल आर इंक्लूड इन द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोज मतलब फर्स्ट एंड जोन मीन्स एनिमल। सो दे आर द एनिमल और ऑर्गेनिज्म विच कैन फर्स्टली अपीयर ऑन द अर्थ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तो इसमें अमीबा आ सकता है, पैरामीशियम आ सकता है, और जनरली ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, एक तो ये कंटामिनेटेड वाटर या फूड में रहेंगे। फूड तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर जो होता है या फिर जो कीचड़ वगैरह होता है ना, चिखल बोलते हो अपन, ऐसी जगहों पे जनरली ये ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद ये जो प्रोटोजोआ होते हैं, दे कैन कैरी आउट द होस्ट, मतलब वो दूसरे होस्ट के बॉडी पे रहते हैं, जैसे मॉस्किटो रहा या फिर और कोई जो हमारे कांटेक्ट में आता है उसके बॉडी पे ये रहते हैं। तो जनरली अगर ऐसे मॉस्किटो या और कोई दूसरे इंसेक्ट का अगर हमारे बॉडी से कांटेक्ट आया तो उनके थ्रू भी हमारे बॉडी पे आके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सकते हैं। सो दैट इज अबाउट द प्रोटोजोअल डिसीज। नाउ सी द मोड ऑफ इन्फेक्शन। वन इज़ द मॉस्किटो बाइट इज देयर। तो जैसे मैंने कहा कि अगर प्रोटोजोआ मॉस्किटो के बॉडी पे है या फिर उसके जो बीक होती है उस पर अगर है, एंड व्हेन मॉस्किटो बाइट अस, वो अगर उसने काट लिया तो हमारे खून में वो जा सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हमारे बॉडी पे आ गए तो बाय मीन्स ऑफ अनक्लीन सराउंडिंग दूसरा दिया है। जैसे मैंने कहा कीचड़ वगैरह है या जहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं होगा, ऐसी जगहों पे प्रोटोजोआ बहुत ज़्यादा दिखते हैं। सो स्पेशली मोड ऑफ इन्फेक्शन इज मॉस्किटो बाइट एंड ड्यू टू द अनक्लीन एनवायरनमेंट, और कंटेमिनेशन भी हम बोल सकते हैं। नाउ प्रिवेंटिव मेजर क्या है? तो ये दोनों को अवॉइड करो। अब मॉस्किटो बाइट है तो उसको हम अवॉइड करेंगे बाय यूजिंग मॉस्किटो रिपेलेंट, जो कल हमने लिया था ड्यूरिंग यस 1 सेकेंड। हाँ, प्रोटोजोअल डिसीज आपको मलेरिया दिया था। ठीक है। अगर मलेरिया दिया है तो फिर स्पेशली यहाँ पे उसका नाम है मलेरियल पैरासाइट। मलेरिया इज कॉज ड्यू टू द मलेरियल पैरासाइट। मैंने अभी जो पढ़ा है वो प्रोटोजोआ के बारे में था पूरा। स्पेशली प्रोटोजोअल डिसीज हमको मलेरिया दिया है। अब मलेरिया तो आपको पता है ड्यू टू मॉस्किटो बाइट फैलेगा, क्योंकि मॉस्किटो के बॉडी पे जनरली ये प्रोटोजोआ जो होता है, इट इज कॉल्ड एज मलेरियल पैरासाइट। ये एक्चुअली उसके बॉडी के अंदर होता है, उसके सलाइवरी ग्लैंड में। बाकी प्रोटोजोआ और किसी इंसेक्ट के या मॉस्किटो के बॉडी पे भी रह सकते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली द मलेरियल पैरासाइट, जिसको नाम ही दिया है मलेरिया कॉज करने वाला मलेरियल पैरासाइट, तो ये मॉस्किटो के लार्वल ग्लैंड में होता है, सॉरी सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड पता है ना? हाँ, तो जो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके अंदर ये रहता है। अब अगर मॉस्किटो ने हमको बाइट किया तो जाहिर है उसके सलाइवा और हमारे खून का कॉन्टैक्ट आ गया, एंड देन इट इज एंटर इन द आवर बॉडी। तो एक्चुअली मलेरियल पैरासाइट के 2 होस्ट होते हैं। होस्ट मतलब ये जिनके बॉडी पे एक तो जाएगा या फिर जिसको डिसीज़ कॉज करेगा। एक है मॉस्किटो और दूसरा है ह्यूमन। लेकिन एक बात ध्यान रखो कि मॉस्किटो को मलेरिया नहीं होता। एज मलेरियल पैरासाइट इज लिव इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो। वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में रह रहा है, लेकिन उसको नहीं होगा, क्योंकि उसको ये डिसीज़ कॉज करने के लिए थोड़ा सा हाइयर या ज़्यादा डेवलप वाला एनिमल चाहिए, जो कि है ह्यूमन। तो इसलिए वहाँ पे मोड ऑफ इन्फेक्शन में दिया है कि मॉस्किटो बाइट, क्योंकि मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से ये हमारे बॉडी में एंट्री करेगा। एंड अनक्लीन सराउंडिंग, तो आपको पता है कि मॉस्किटो कहाँ बढ़ेंगे। तो कल भी हमने एक एग्जांपल लिया था मॉस्किटो का, वो आया था डेंगू के टाइम में। तो कल वो टॉपिक हो चुका है। सो इसलिए जो ये 2 चीज़ें हैं इसको अवॉइड करो तो आपको प्रिवेंटिव मेजर मिल जाएंगे। सो प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, सो दैट जो एग्स या लार्वा वगैरह रहेंगे मॉस्किटो के वो जनरली ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो नहीं बढ़ेंगे। सेकंड, प्रिवेंटिंग द स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, क्योंकि जो पानी जमा होगा, स्टैग्नेशन मतलब पानी जमा होता है बारिश के टाइम में, जनरली वहीं पे ये जो मॉस्किटो होते हैं ये अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं। तो अगर हमने ये पानी ऐसा
स्टैग्नेशन का या फिर जमा होने का अवॉइड किया तो जाहिर है मॉस्किटो भी कम होंगे। एंड थर्ड, कंट्रोलिंग द मॉस्किटो, क्योंकि मेन उसका जो होस्ट होता है वो मॉस्किटो होता है और सेकंड होस्ट जो होगा वो हम होंगे। तो अगर मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में है तो ही हमको मलेरिया होगा, नॉर्मल अगर मॉस्किटो को काटते तो नहीं होता है। और जनरली ये पहचानने का है तो आपको शायद टीवी में आपने देखा होगा, जो मॉस्किटो के बॉडी पे वाइट वाइट ऐसे डैश होते हैं, तो एकदम से मतलब उसको देखना पड़ेगा वाले मॉस्किटो को, उड़ते समय दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व करो तो जो मॉस्किटो के बॉडी पे वाइट वाइट ऐसे डैश होते हैं, जनरली ऐसा फीमेल मॉस्किटो होता है, ये स्पेशली फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो विच कैन कॉज द मलेरिया टू ह्यूमन। अब फीमेल ही क्यों, मेल नहीं, क्योंकि मेल मॉस्किटो जो होता है वो जो प्लांट होता है उसके प्लांट के सेल सैप पे पलते हैं, मतलब दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम सेल सैप ऑफ प्लांट। मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो हमको नहीं खाते, हमको काटते भी नहीं है, इसीलिए फीमेल एनाफिलस नाम की मॉस्किटो है जिसके बॉडी पे वाइट डैश रहती है, तो वही हमको मलेरिया कॉज कर सकता है। दैट इज अबाउट द प्रोटोजोअल डिसीज कॉल्ड एज मलेरिया। एंड नाउ लास्ट डिसीज दैट इज डैंड्रफ, रिंगवर्म और स्कैबीज। ये जो खाज खुजली आप बोलते हो ये इसमें आता है। डैंड्रफ सबको पता है जो बालों में हो रहा है, या फिर रिंगवर्म होता है, टीवी पे ऐड भी हम देखते हैं, ऐसी गोल गोल ऐसा चट्टा आ जाता है, फिर खुजली चालू हो जाती है। और स्कैबीज मतलब एक्चुअली खुजली। ओके, सो इट इज एक्चुअली द फंगल डिसीज। अब आपको पता है फंगस तो हम यूजफुल भी पढ़ चुके हैं, हार्मफुल भी पढ़ चुके हैं। फंगस जनरली फेवरेबल कंडीशन है तो ग्रो होगा। तो अगर ऐसे रेनी सीजन में आपने अगर नहाया नहीं 2-3 दिन या 8-10 दिन, तो जनरली हमारे बॉडी में भी फंगस आता है, और जहाँ वो फंगस बढ़ेगा वहाँ पे फिर वो खुजली शुरू हो जाएगी। या फिर बालों में भी देखो आप, अगर आप नहा रहे हो या फिर आपने नहाने के टाइम में बालों को गीला नहीं किया, या फिर 2-3 दिन जैसे बोला हमने नहाया नहीं, तो हमारे कैसा है, थोड़ा सा मॉइस्चर बालों में होता है, और हमारे स्किन में केराटिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो ये फंगस का फूड है, क्योंकि फंगस को फूड चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। तो ऐसे रेनी सीजन में ऑटोमेटिकली मॉइस्चर मिल जाता है, हमारी बॉडी भी थोड़ी बहुत वार्म होती है, मॉइस्चर हमारे स्किन भी एब्सॉर्ब करती रहती है, इसीलिए फंगस को चांस मिल जाता है। म्हणून पुट्टे रोज आंघोळ करत जा, ठीक है, रोज नहाना है ताकि हमको ये ऐसी खुजली, खाज खुजली वाले डिसीज ना हो। सो डैंड्रफ, रिंगवर्म एंड स्कैबी, दैट इज अ फंगल टाइप ऑफ डिसीज। नाउ मोड ऑफ इन्फेक्शन इज देयर, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और हीज और हर बिलोंगिंग लाइक क्लॉथ। अब एक तो अगर किसी को खाज खुजली है, जैसे किसी को ऐसे स्किन प्रॉब्लम अगर हो गया और उसके आप कांटेक्ट में आए, उसके स्किन से आपके स्किन का कांटेक्ट हो गया, तो ये फंगस हमारे बॉडी पे आके हमको भी वो डिसीज़ कॉज कर सकता है। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके बिलोंगिंग, मतलब उसके कपड़े वगैरह पहनते हो आप, तो वो कपड़ों को उसको अगर ऑलरेडी ये डैंड्रफ का प्रॉब्लम है या फिर स्कैबीज का प्रॉब्लम है और उसके कपड़े हमने पहने, तो जाहिर है वो फंगस हमारे बॉडी को भी चिपक जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर डिसीज कॉज टू द अस। तो ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा दूर रहना, अवॉइड करना उसका कांटेक्ट, और उसके जो कपड़े वगैरह होते हैं या फिर उसकी जो भी क्लॉथ्स रहो या कोई भी चीज़ होती है उसको यूज़ नहीं करना। दैट इज द मोड ऑफ इन्फेक्शन। ओके, 1 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव मेजर। अब प्रिवेंटिव मेजर जाहिर है पर्सनल हाइजीन, मैंने अभी कहा कि रोज़ रेगुलरली बात करना है ताकि हमारी पूरी बॉडी क्लीन रहे। सो पर्सनल हाइजीन इज देयर एंड अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये थे हमारे आज के 2 डिसीज, दैट इज प्रोटोजोअल डिसीज मलेरिया एंड फंगल डिसीज डैंड्रफ, रिंगवर्म और स्कैबीज। नाउ यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए है, वो बीच बीच में मैंने कुछ लिया नहीं क्योंकि एक्चुअली वो कट है, लेकिन डिलीट किए, लेकिन थोड़ा बहुत एक एज अ नॉलेज आपको पता रहता हूँ। जैसे एक पेज नंबर 91, चाहे तो आप फेसबुक में देख सकते हो, जो हमने बायो रिमेडिएशन का पॉइंट लिया था, याद है बायो रिमेडिएशन। तो उसमें एक 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अब बायो रिमेडिएशन क्या था, फिर से फास्ट में रिवाइज कर रहा हूँ। बायो रिमेडिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइदर डिस्ट्रॉइंग और एब्सॉर्बिंग द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। जो भी पोल्यूशन कॉज करने वाले होते हैं, पोल्यूटेंट्स रहेंगे या फिर कोई भी केमिकल रहेगा, तो उसको एब्सॉर्ब या डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस, दैट इज बायो रिमेडिएशन। इसमें बहुत सारे माइक्रोब इन्वॉल्व होते हैं, लिविंग थिंग इन्वॉल्व होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। तो अगर प्लांट्स इसमें इन्वॉल्व है तो हमने उसको फाइटो रिमेडिएशन कहा था, और बाकी अदर देन प्लांट्स एंड ऑल दैट माइक्रोब कॉल्ड एज बायो रिमेडिएशन। तो उसके 2 एग्जाम्पल हमको दिए ऑन पेज नंबर 91। अ ईस्ट नोन एज यारोविया लिपोलिटिका। एक ईस्ट है, ईस्ट मतलब जैसे हमने ईस्ट देखा था ब्रेड के बनाने के टाइम में, तो यारोविया
लिपोलेटिका नाम का एक ईस्ट है, नाम है उसका वो ईस्ट का। इट इज़ यूज टू एब्सॉर्ब द टॉक्सिन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पाल्म ऑयल एंड द हेवी मेटल एंड मिनरल रिलीज इन द सम अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो जब पाल्म ऑयल बनता है, पाल्म ऑयल मतलब जो हम नॉर्मली तेल ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो पहले पाल्म ऑयल बनता था जो ये कंट्रोल वगैरह होता है ना, राशन की दुकान, वहाँ से मिलता था। आज तो हम बहुत अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो ये पाल्म ऑयल जब बनता है तो वहाँ पे कुछ टॉक्सिन रिलीज होते हैं। अब वो टॉक्सिन अगर वो ऑयल में चले गए तो जाहिर है उससे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है या फिर हमको फूड पॉइजनिंग हो सकता है। सो ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दैट पाल्म ऑयल, ये जो यारोविया लिपोलेटिका होता है ये उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो पूरा टॉक्सिन जो बन रहा है वहाँ पे ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पाल्म ऑयल वो एब्सॉर्ब कर लेगा। और दूसरा, बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पे मिनरल या आयन का एक्सट्रैक्शन होगा। एक्सट्रैक्शन मतलब प्यूरिफिकेशन। तो ऐसे प्यूरिफिकेशन के टाइम में भी बहुत से हार्मफुल केमिकल बनते हैं जो वो पूरे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करेंगे या अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हेवी मेटल को या फिर पॉइजनस केमिकल को एब्सॉर्ब करने के लिए भी ये एरोविया लिपोलेटिका ड्यूरिंग दैट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। देन सैचेरोमाइसिस सर्विस, उस दिन भी हमने नाम लिया दैट सैचेरोमाइसिस सर्विस इज यूज फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ पोल्यूटेंट कॉल्ड एज आर्सेनिक। तो ये तो हमने उस दिन लिया था, तो फिर से एक रिटर्न एग्जाम्पल है। सैचेरोमाइसिस नाम की एक स्पेसीज है, तो जो आर्सेनिक वगैरह होता है, आर्सेनिक जैसा जो पोल्यूटेंट है जो बहुत हाईली पॉइजनस माना जाता है, उसको एब्सॉर्ब करने के लिए यूज़ होगा। क्लियर। नेक्स्ट दिया है ऑयल स्पिल इन ओशन। अब ये ऑयल स्पिल का एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे शिपिंग चलती है, बहुत बड़े बड़े शिप चलते हैं ओशन में, बहुत बार वहाँ पे ऑयल लीक हो जाता है या बहुत बार ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में एक्सीडेंट हो गया तो पूरा ऑयल वो ओशन के जो वाटर होता है उस पर फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल हो, उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिलेगी क्योंकि सनलाइट वो ऑयल से ऐसा रिफ्लेक्ट कर लेगी। दूसरा, ये ऑयल सरफेस पे आने की वजह से ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है, एक तो डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कम होता है ओशन में, तो ये ऑयल वहाँ मिक्स होने की वजह से ऑयल का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है वाटर में, ओशन में वो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होने की वजह से और कम हो जाएगा। सो दैट एक्वाटिक लाइफ इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड ड्यू टू ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल मतलब एक्सीडेंटली या कोई भी वजह से ऑयल ओशन वाटर में रिलीज हो जाना। तो एक अल्केनी हुरेक्स नाम का बैक्टीरिया है। ये अल्केनी हुरेक्स बैक्टीरिया क्या करता है, तो ये जो ऑयल स्पिल हो गया, पूरा फैल गया है, उसको पूरा खा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो बहुत बार ऐसा ऑयल स्पिल अगर हुआ है तो अल्केनी हुरेक्स नाम के बैक्टीरिया को वहाँ रिलीज़ कर दिया जाएगा और वो बैक्टीरिया पूरा जो वहाँ पे ऑयल पड़ा है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। 10th में ये रेफरेंस फिर से आएगा, एक इंडियन ओरिजिन वाला साइंटिस्ट, अमेरिका है लेकिन इंडियन ओरिजिन उसकी, उसका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो उसने ये बैक्टीरिया सबसे पहले बनाया था, तो जाहिर है नेशनल क्रेडिट उसको मिला है। तो ये हम 10th में फिर से देखेंगे। तो ये एक पॉइंट था रिगार्डिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ बायो रिमेडिएशन। उसके बाद एक पेज नंबर 92 पे थोड़ा एंड के बारे में दिया है, वंडरफुल टू नो करके एक पॉइंट है। देखो, एंड्स ग्रो फंगी इन देयर टर्मिटेरियम दैट इज एंथिल। अब आपने ये चींटियों तो देखा ना, चींटियों का वो बहुत बड़ा ऐसा एंथिल होता है, उसको कहा जाता है उसका टर्मिटेरियम। तो उसके अंदर वो फंगस ग्रो करवाते हैं या फिर फंगस ग्रो होने देते हैं। अब जाहिर है होने देते हैं मतलब उसका फ़ायदा होगा। अब क्या फ़ायदा है तो वो दिया है, एंड्स का जो एंथिल होता है मतलब घर होता है जो चींटियों का, मुंग्यांचे वारूळ म्हणतो आपण ना, त्याच्या आतमध्ये ते फंगसला ग्रो होऊ देतात। वो मतलब उसको मार भी सकते हैं लेकिन खा भी सकते हैं, लेकिन उसको जानबूझकर वो एंथिल के उसके चींटियों के घर के अंदर वो फंगस को ग्रो होने देते हैं। क्यों? देखो, टू ऑब्टेन फ्रॉम एंथिल एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट, ताकि उनको फूड मिले। फूड मतलब वो फंगस से उनको फूड मिलता है, एक्चुअली उनको नहीं मिलता। जब ये चींटियाँ अंडे देती है तो उनके जो लार्वा होते हैं, तो ये चींटियाँ क्या करती है, वो जो फंगस वहाँ ग्रो हुआ है उसके घर में एंथिल में, तो उसके अंदर एग्स डाल देती है, एग्स वहाँ पे अंडे वहाँ पे दे देती है। तो अंडों से जब लार्वा निकलेगी चींटियों की, एंड्स की, तो वो फंगस के पास ऑटोमेटिकली उनको फूड मिल जाएगा और उससे वो ग्रो होते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। Some species of wasps and other insects lay their eggs in the fungal bodies growing on the trees। तो एक एंड का था। अब दूसरा,
अब आपको पता है बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो ये पेड़ों पे है ना फंगस उग जाता है। तो बहुत से ऐसे इंसेक्ट है, वैप्स उसका नाम है एक, या बाकी भी बहुत से इंसेक्ट है जो खुद के जो अंडे होते हैं वो अंडे वो पर्टिकुलर फंगस के अंदर डाल देते हैं। अब जाहिर है वो अंडे से फिर से लार्वा निकलेगा एंड दैट लार्वा गेट द फूड फ्रॉम दैट फंगस। तो ये भी बहुत बार देखा गया है। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। वैप्स एंड अदर इंसेक्ट ले देयर एग्स इन द फंगल बॉडीज विच आर ग्रोइंग ऑन द ट्रीज। पेड़ पे जो फंगस ग्रो होगा उसके अंदर ही अंडे देंगे ताकि उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली फूड मिले और उनकी ग्रोथ अच्छी हो। दस इंश्योरिंग द फूड सप्लाई फॉर देयर लार्वास। तो जो लार्वा निकलते हैं उनको एक फूड का सप्लाई के लिए जनरली किया जाता है। तो ऐसे 2-3 ये पॉइंट थे। बाकी तो जैसे हाँ, मैं एक काम करता हूँ अभी, शायद मैंने नोट्स कितने भेजे एक हारी को फ़ोन करके पूछ लूँगा मैं। तो यहाँ आपका 8 चैप्टर ख़त्म हुआ, तो आई थिंक अपने 3 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। दैट इज़ पहला 6th वाला लिया हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट्स, सेकंड लिया था एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड थर्ड था इंट्रोडक्शन टू यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब। अब इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है जिसमें बहुत सी अलग अलग साइकिल है। इम्पॉर्टेंट है, बोरिंग नहीं है चैप्टर, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम एंड 10th क्लास के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो साइकिल दी है ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, उसका डायरेक्टली यूज़ 10th में हमको करना है। तो हम कल से अभी अगर वेदर अच्छा रहा, खुल गया थोड़ा सा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहे, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहे। कल भी जैसे बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा, सो ड्यू टू हेवी रेन एंड बहुत क्लाउडी वेदर है। तो देखते हैं अगर कल थोड़ा सा खुल गया है तो 7 चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके।